सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और चैनल को अपने मित्रों और दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करना क्लास को ना भूलें। ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ मिलते हैं। पूरा पेपर के सेटअप पे मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है जी। क्यों कंप्यूटर जी 7वां ही है? 7वां प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। 6 से पहले पढ़ा चुका हूँ, उन सभी को आप देख लें। यदि हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला पॉइंट अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है पूरा पुलिस के पेपर के सेटअप के हिसाब से, है ना। क्लास छोड़ के चले जाएंगे तो हो सकता है कि वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, है ना, तो वो समस्या हो जाती है। तो 15 से 20 मिनट की क्लास है, तो अंत तक रहे मेरे साथ। तो देखते हैं पहला पॉइंट, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 उत्तर प्रदेश पुलिस। तो देखिए एक लेखक हैं जी, ये लेखक हैं भाई साहब और ये रचना है। अश्वघोष एक लेखक, इन्होंने रचना करी बुद्ध चरित्र। क्योंकि अश्वघोष कौन से धर्म को मानते थे? बुद्ध धर्म को मानते थे या बौद्ध को मानते थे। इन्होंने जो अपनी रचना लिखी वो किस पे लिखी? बुद्ध चरित्र, यानी बुद्ध के ऊपर रचना लिखी। याद रखिएगा अश्वघोष ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। वाणभट्ट एक लेखक हुए, इन्होंने कादम्बरी नामक रचना लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कादम्बरी, ठीक है। ये रचना पूछी गई है एग्जाम में। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। और ये गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सिस्टर, यानी कि बाबर की पुत्री थी। बाबर की लड़की या पुत्री का नाम है जी, ठीक है। बाबर की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम। तो इसने हुमायूं नामा में अपने भाई और अपने पिता के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा है? हुमायूं के बारे में लिखा है और बाबर के बारे में लिखा है, इन दोनों के बारे में लिखा है, ठीक है। अगला है जयशंकर प्रसाद, जाने माने कवि, बनारस के रहने वाले। जन्म कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। कामायनी सबसे प्रसिद्ध है इनकी। आंसू भी इन्हीं की रचना है और लहर भी इन्हीं की रचना है। ये 3 रचना याद कर लेना, याद रखे ही होंगे आप, लेकिन प्रैक्टिस सेट से आपको याद ही होती रहेंगी सारी रचनाएं, ठीक है। आगे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक पोस्ट ऑफिस इंपॉर्टेंट रचना है। एक गोरा भी है और गीतांजलि तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। गोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और पोस्ट ऑफिस किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। आगे देखो, आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, परीक्षा आराम से देनी है। अबुल फजल आईने अकबरी या अकबरनामा, इसी को अकबरनामा कहा जाता था। इसी किताब, इस किताब के ये तीसरे हिस्से को आईने अकबरी कहते हैं, क्योंकि 3 हिस्सों में इस पुस्तक को लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे और जिनका संबंध कहाँ से था? आगरा से था। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे, आगरा के रहने वाले थे, अकबर के दरबार में सेवाएं देते थे। तो इनको ये चार्ज दिया गया, इन्होंने ये किताब लिखी। अलवर्नी ने किताबुल हिंद, हिंद मतलब हिंदुस्तान पर लिखी है ये किताब। तो हिंद इस वजह से नाम आता है पीछे, किताबुल हिंद। ये 12वीं सदी में लिखी गई रचना है। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। अलवर्नी पहला इतिहासकार था जिसने भारत में आकर के प्राणों का अध्ययन किया। प्राणों का अध्ययन किया। किसके साथ भारत आया था? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। कई बार मैं क्लासों में पढ़ा चुका हूँ, कई क्वेश्चन इसके बारे में करा चुका हूँ और प्रैक्टिस सेट में भी बता चुका हूँ इससे पहले के में। अलवर्नी ने किताबुल हिंद रचना लिखी, पहला इतिहासकार जिसने प्राणों का अध्ययन किया। भारत किसके साथ आया? कौन से आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। आगे बात करते हैं। देखो पुरस्कार आते हैं यूपी पुलिस के पेपर में, तो पुरस्कार है यहाँ पे। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। ये विश्व का बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, विश्व का प्रसिद्ध पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेमन मैग्सेसे, ये समाज, साहित्य या पत्रकारिता और अन्य चीज़ों में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये भी 1958 से शुरू हुआ था, है ना। इसे ये फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन, इन्हीं के नाम पर ये साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 1958 में स्थापित हुआ था। धन्वंतरी पुरस्कार तो सुना ही होगा आपने। धन्वंतरी जी का नाम चिकित्सक थे, जाने माने डॉक्टर थे भारत के। तो 1971 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में। धन्वंतरी गुप्त साम्राज्य में रहते थे, विक्रमादित्य के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में शामिल थे धन्वंतरी।
उन्हीं के चिकित्सक थे, उन्हीं के डॉक्टर थे। तो काफ़ी नाम है हमारे इतिहास में धन्वंतरी जी का, ठीक है। उनके दरबार में रहते थे, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में देते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। और वर्ष 1952 से ये दिया जा रहा है, जैसे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला एक हाल ही में घोषणा करी है, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि संविधान हत्या, इस शब्द को याद रखना, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को। संविधान हत्या दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा 25 जून को, हर वर्ष मनाया जाएगा। ये घोषणा करी है सरकार ने। कब घोषणा करी है? अभी घोषणा की है, 12 जुलाई को घोषणा करी है इस दिवस की। 12 जुलाई 2024 को घोषणा की है कि हर साल 25 जून को कौन सा दिवस मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, है ना। चौके 25 जून को क्या हुआ था? 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लागू कर दी थी, तो उसी के ब्याह पे प्रधानमंत्री जी ने इसे घोषित किया है, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, या विधि दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, शरणार्थी दिवस, और इससे ऊपर संविधान दिवस, ठीक है। विश्व रक्त दिवस, रक्तदान, माफ कीजिए इसमें दान और लिख लेना, रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं, ठीक है। रक्तदान, भाई सब रक्तदान करो, अगर आवश्यकता हो, आवश्यक हो, बढ़िया हेल्थफुल हैं तो रक्तदान करना चाहिए। सबसे बड़ा दान पृथ्वी पर रक्तदान। तो विश्व रक्तदान 14 जून को मनाते हैं। शरणार्थी, जैसे 2 देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो लोगों को घर बार छोड़ने पड़ते हैं, तो शरणार्थी दिवस उन लोगों के लिए 20 जून को। हमारे यहाँ संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई 25 जून 1975 को, तो मोदी जी ने इसे घोषित कर दिया कि भाई 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। मान लीजिए आगे फ्यूचर में कभी कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो इसे हटा भी देगी, वो कोई और डेट घोषित कर देगी, तो ये सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। 25 जून को सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? इंडियन आर्मी के भीतर आर्मी में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो आर्मी का सर्वोच्च पद होता है जनरल का, सबसे बड़ा पद होता है जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट जनरल साहब होते हैं, ठीक है। एयरफोर्स में एयर चीफ का सबसे बड़ा पद होता है, और नेवी के अंदर एडमिरल का सबसे बड़ा पद होता है। नेवी में, इंडियन नेवी में एडमिरल सबसे हाईएस्ट रैंक है। एयरफोर्स में एडमिरल चीफ, सॉरी एयर चीफ सबसे हाईएस्ट रैंक है, एयर चीफ। और सेना के भीतर, इंडियन आर्मी के भीतर जनरल का पद सबसे बड़ा है, ठीक है। जैसे देखिए राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का पद कौन सा होता है? पुलिस अधिकारी कौन होता है राज्य का सबसे बड़ा? तो पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक होते हैं, ये राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। स्टेट का, ये भारत के किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक राज्य में सबसे बड़ा पद पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उत्तर प्रदेश में इस समय डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। पहले ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, इसके बाद इनको डीजीपी बनाया गया। इस समय डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, ठीक है। सबसे बड़ा पद होता है राज्य में। अब देखो सेना में कैसे पद होते हैं, तो देखिए सेना में सबसे पहले जब एनडीए के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहला पद मिलता है लेफ्टिनेंट का। लेफ्टिनेंट के बाद प्रमोशन होती है तो कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद प्रमोशन होती है तो मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद कर्नल, फुल कर्नल बोलते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से सेना में पद दिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, जो बच्चा नया जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की देहरादून में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, तो लेफ्टिनेंट का पद मिलता है। प्रमोशन होता है तो कैप्टन बनता है वही, उसके बाद प्रमोशन होता है मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद कर्नल, और फिर आगे भी है सेना में पद, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, ये प्रश्न पूछे गए बेटा, पेपर उठा के देख लेना, रैंक पूछी जाती है, ये बहुत कॉमन बात है, इनको याद रखना। राज्य में पुलिस रैंक किस प्रकार होती है? तो राज्य की पुलिस रैंक के अधिकारियों का कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाए, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आप एक रैंक याद रखना, मैंने सारी रैंक बताई है आपको किस हिसाब से रैंक है हमारे यहाँ सेना में और पुलिस में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया एडिशनल एसपी, जैसे बड़ा जिला, जैसे कोई भी जिला ले लीजिए, जैसे वाराणसी ले लिया हमने उत्तर प्रदेश का, या लखनऊ ले लिया हमने, है ना, या कोई और भी जिले ले लिए जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे 75 जिले हैं। सबसे एडिशनल एसपी यानी कि अतिरिक्त एसपी होते हैं जो, है ना, होते आईपीएस अधिकारी यहीं। तो पहली पोस्ट एडिशनल एसपी, यहाँ से प्रमोशन होता है तो एसपी बनते हैं जे, है ना, पुलिस अधीक्षक बनते हैं जे, अतिरिक्त अधीक्षक होते हैं पुलिस के। इसके बाद एसपी की पोस्ट आती है एडिशनल,
एडिशनल आप समझ रहे हैं, ऐड का मतलब अतिरिक्त होता है, एसपी साहब होते हैं। उसके बाद अगले एसपी साहब एसपी होते हैं, इनको छोटे जिलों में चार्ज दिया जाता है। अंडर ट्रेनिंग जब खत्म हो जाती है तो सीख लेते हैं पूरी कार्य प्रणाली को, ठीक है। यूपी के जो छोटे जिले हैं, कम जनसंख्या वाले या कम क्षेत्रफल वाले, उनमें एसपी की पोस्ट पर उनको भेज दिया जाता है। बड़े जिलों में अंडर ट्रेनिंग रख करके, इन पदों पर रख करके, ठीक है। तो एसपी होती है। उसके बाद एसपी के बाद भी जो सबसे बड़े जिले होते हैं उनमें एसएसपी रैंक का अधिकारी होता है, जिन्हें कप्तान साहब बोलते हैं आमतौर पर। क्या बोलते हैं? कप्तान साहब। सॉरी। बड़े जिलों में एसएसपी, जैसे वाराणसी, मान लीजिए अब तो कमिश्नर सिस्टम है बहुत सारे हमारे यूपी के जिलों में, या वाराणसी का उदाहरण लें, लखनऊ का उदाहरण लें, आगरा का उदाहरण लें, किसी भी जिले का उदाहरण लें, तो सबसे बड़ा अधिकारी जो जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है वो एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सीनियर हो गया। वरिष्ठ हो गया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोलेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या बोलेंगे? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है। जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है किसी भी जिले का, एसएसपी, कप्तान साहब बोलते हैं पुलिस की भाषा में, ठीक है। अब इनके बाद आगे प्रमोशन होकर के पद जाता है डीआईजी साहब। अब इनका जब सीनियर होते हैं तो डीआईजी बन जाते हैं, ठीक है। डीआईजी के बाद प्रमोशन होती है तो आईजी का पद होता है, और आईजी के बाद होती है एक पद एडीजीपी का पद होता है, ठीक है। और एडीजीपी के बाद डायरेक्ट होता है आपका डीजीपी। तो इस तरीके से ये हमारी रैंक है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ठीक है। ये लिख लेना, आपको काम आएंगी। कोई भी रैंक पूछी जा सकती है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बताइए, है ना। राज्य का सबसे बड़ा पद पूछा ही गया है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बताइए, है ना। ये एसएसपी के बाद कौन सा पद होता है पुलिस के भीतर, ये पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैंने सेना के भी ले लिए। सेना में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल। इधर स्टार्टिंग करते हैं एडिशनल एसपी से, फिर एसपी बनता है कोई, उसके बाद एसएसपी, फिर डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी, है ना। ये पॉइंट याद रखना। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब जीएसटी का क्वेश्चन ले लिया हमने। फुल फॉर्म क्या है इसकी, कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म भी पूछी थी भाई साहब पुलिस के पेपर में, अब बताओ 2 नंबर तो फुल फॉर्म का। अब इसको भी गलत किया है, करके आते हैं बच्चे, तो फिर कहाँ डूब करके मरना चाहिए भैया बताओ। पानी का इंतजाम करना चाहिए, पानी लाना चाहिए कहीं ना कहीं से भर के, है ना, फिर उसमें डुबकी लगानी चाहिए। अगर जीएसटी की फुल फॉर्म भी गलत करके आएंगे तो पेपर में कैसे काम चलेगा। फुल फॉर्म पूछी गई थी पुलिस के पेपर में, जो रद्द हुआ है आपका। गुड्स सर्विस टैक्स, जी का मतलब माल होता है, सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर, लिख लेना आराम से। तो इसे 8 तारीख है जी, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे इस कानून पर। ये डेट लिख लेना, कब हस्ताक्षर कर दिए थे, 8 सितंबर 2016 को। और उसी के बाद बन गया था जी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा, 101वां संशोधन अधिनियम बन गया था, ठीक है। 101वां संशोधन अधिनियम बन गया था जीएसटी वाला। और लागू कब से हुआ है, कमेंट में बता दो जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ है, और जीएसटी को भारत ने कौन से देश से अपनाया है। ये पढ़ा चुके हैं और भी लेकर के आएंगे लगातार सेटों में, आप टेंशन ना लें। अच्छा देखो, भारत में जीएसटी का अगर जनक के रूप में जाने जा रहे हैं तो अटल जी को कहा जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न, उनको कहा जाता है कि जीएसटी का जनक उनको माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले एक टास्क फोर्स, एक समिति गठन किया, कार्य योजना बनाने वाली एक समिति सबसे पहले उन्होंने बनाई सन 2000 में, जब वो प्रधानमंत्री थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसके नेतृत्व में, देखिए विजय केलकर एक व्यक्ति थे, विजय केलकर समिति वर्ष 2000 में गठन किया था। किसने गठन किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इस समिति ने सबसे पहले जीएसटी पे काम किया था। जीएसटी के लिए जो कार्य योजना बनाई, कार्य पद्धति बनानी थी, वो इस व्यक्ति को बनानी थी, इनके नेतृत्व में ये समिति। तो कहा जाता है कि जीएसटी का जनक, जीएसटी को शुरू कराने वाले, सुझाव देने वाले अटल जी थे, ऐसे पढ़ते हैं। अब देखिए जी करंट अफेयर्स का पॉइंट है 13 जुलाई का, ये 13 जुलाई 2024 का है जी, करंट अफेयर्स का पॉइंट है। बोरीवली मुंबई में स्थित है, ठाणे भी एक जिला है, ठीक है। ये क्या है, एक जिला, बोरीवली से ठाणे, सुना ही होगा, यहाँ पहली ट्रेन चली थी, के मध्य 13 जुलाई 2024 को 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। एक सुरंग बनाई जा रही है इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, बोरीवली से ठाणे को जोड़ने के लिए 11.8 लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जो अंडरग्राउंड सुरंग बनाई जा रही है दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। जो प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी है, जो करंट अफेयर्स का पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा 13 जुलाई वाले दिन, ठीक है।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और कब से मनाना शुरू किया? 1987 से पहली बार मनाया गया। 5 अरब जनसंख्या हुई थी कब? 1987 में 11 जुलाई को। तो तब से विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लेना। अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और भारत में यही क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या लगा देंगे? मुंबई। भारत में आ जाए मुंबई और विश्व में आ जाए टोक्यो। ठीक है, ये याद रखना। टोक्यो है होन्शु द्वीप पर स्थित और मुंबई कहाँ पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ये आइलैंड पे स्थित हैं दोनों के दोनों शहर। बॉम्बे सॉल्सेट पे और टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का प्रसिद्ध द्वीप है होन्शु द्वीप, जो कि 4 द्वीपों से मिलकर के पूरा जापान बना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? विश्व का। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी बनाती है इसको? ब्रह्मपुत्र नदी। आसाम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, आसाम राज्य में स्थित है। यानी कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है तो नदी के बीच में एक चट्टान का टुकड़ा आ गया नदी के रास्ते में, तो नदी ने उसे काट करके एक कैसा बना दिया? एक टापू की तरह बना दिया, गोल मटोर। तो उसी को हम पढ़ लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। हालांकि नदियों में द्वीप होते नहीं है, सागरों में, महासागरों में होते हैं। ये नदी द्वीप यूनिक उदाहरण है ना, यूनिक उदाहरण है। और दुनिया में इंडिया में ही है, ये विश्व में और कहीं नहीं है नदी द्वीप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत आता है पेपरों में। विश्व का सबसे बड़ा शहर या नगर या शहर क्या के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो लंदन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लंदन का दुनिया में। पहली महिला राष्ट्रपति कौन से देश में बनी? विश्व की। ये जी पॉइंट जी विश्व वाले हैं। विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति, तो विश्व में पहली महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला अर्जेंटीना में बनी। और विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, कमेंट में बताओ फटाफट, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश की बनी? ये कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बताइए। ये पूछा गया था, 1000 बार बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। कौन सा है? 44। ये जाता है कन्याकुमारी से श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में एक पार्टी बनी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। और किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, दोनों ने मिलकर के स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में और शहर था इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। क्यों हुई थी? इसके पीछे कारण था कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। इससे पहले कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया, इस वजह से इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। आगे बात करते हैं चोरी चोरा। ये 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को ये घटना गोरखपुर में हुई थी। और किससे संबंध था? असहयोग आंदोलन से संबंधित घटना थी, है ना। इस घटना के तहत एक ब्रिटिश पुलिस के थाने में गोरखपुर के चोरा चोरी में जो असहयोग आंदोलन को एक वहाँ की जो पब्लिक थी, एक भीड़ थी, वो नेतृत्व कर रही थी। तो वहाँ पहले लाठीचार्ज किया अंग्रेजों ने। तो लाठीचार्ज के जवाब में उन्होंने पुलिस वालों को घेर लिया और थाने में बंद करके आग लगा दी। तो इसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए, तकरीबन 23 या 24 पुलिस वाले। चोरा चोरी गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और पूर्वोत्तर रेलवे का हेड ऑफिस भी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे के हेड ऑफिस हैं। एक NCR है, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे है, वो इलाहाबाद में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है ना। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, जो कि इस समय बाढ़ के हालात वहाँ पे बने हुए हैं। गोरखपुर में टेराकोटा का काम होता है सबसे ज़्यादा, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इस बात को पढ़ लीजिए। गोरखपुर में सबसे पुरानी प्रेस है हमारी गीता प्रेस, जिसकी स्थापना भी 1923 में हुई थी। स्वराज्य पार्टी भी 23 में बनी, गीता प्रेस भी 23 में बनी थी, है ना। उसे हाल ही में पिछले साल गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किसको? गोरखपुर प्रेस को दिया गया था। और अनेक पॉइंट है, जैसे सबसे बड़ी जनजाति रहती है गोरखपुर के भीतर, जिसका नाम है थारू जनजाति, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है ना। राप्ती नदी को भी याद रखना, टेराकोटा को भी याद रखना। और बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखपुर में। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ। जो नाथ शब्द है वो मठ से जुड़ा हुआ है ना। तो नाथ संप्रदाय कहाँ पे है? गोरखपुर के अंदर है, ये नोट कर लीजिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ाई होगा आपने। सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ट्रेन को लूट लिया था हमारे क्रांतिकारियों ने। 1925 की बात है, 8 अगस्त 1925 की बात है। काकोरी ट्रेन एक्शन और लखनऊ में हुआ था। जिस जगह कहाँ पे स्थित है काकोरी ट्रेन वाली? लखनऊ में। एक जगह पड़ती है, एक इलाके का नाम है काकोरी। वहाँ पर लखनऊ से सहारनपुर जाने वाले रेल मार्ग पर या रेलवे ट्रैक पर लखनऊ के भीतर काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन को लूट लिया गया।
क्रांतिकारी थे, जैसे अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, है ना, इस तरीके से। और अन्य चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे, इन्होंने ट्रेन को लूटा जिसमें रेलवे का खजाना था, रेलवे का खजाना जा रहा था, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों को लूट लिया। फिर इसके बाद 4 लोगों को फांसी दी गई, उसके बाद 2 साल तक जेल में रख करके 1927 में, जिसमें पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वो थे अशफाक उल्ला खान। 1927 में फांसी दी गई थी अशफाक उल्ला खान साहब को। कौन सी जेल में दी गई कि ये कमेंट करके आप बताइए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां था। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। तो चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की, अगली क्लास की। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ भी रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, राधे राधे, नमस्कार।